दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्मिता एक बार फिर से शिक्षा सूत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे गणित के क्वेश्चन को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्या, दिसंबर 2021 में जो एग्जाम हुआ था, दिसंबर जनवरी 2021 में सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसके सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज सॉल्व करेंगे 24 दिसंबर के गणित के क्वेश्चन को। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 24 दिसंबर के सीटीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यानी 24 दिसंबर के 30 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे 30 दिसंबर के गणित के क्वेश्चन को। तो उम्मीद है कि इससे पहले 16 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि अगर आप 2022 के एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो बहुत ही जरूरी है कि 2021 के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अभी के टाइम के लिए दोस्तों 2021 के पेपर को सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें अचानक से सब, एक तो एग्जाम ऑनलाइन मोड में हो गया, उसके बाद क्वेश्चन का जो पैटर्न था उसमें बदलाव कर दिया गया, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और ज्यादा हाई कर दिया गया, पूछने के तरीके में भी बहुत ज्यादा चेंज कर दिया गया। तो इस सब से बचने के लिए, इस सब से निपटने के लिए क्या करना होगा आपको, 2021 के क्वेश्चन से बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम लोग कर रहे हैं 2021 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि 2022 की बेहतरीन तैयारी कर सके। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपको भी गणित से बहुत डर लगता है दोस्तों, तो जरूर शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े रहें। यहाँ बहुत ही मजेदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एकदम आसान तरीके से। अगर कुछ समझ में ना आए तो जरूर पूछा कीजिए। 30 नंबर के प्रश्न, यानी 1 नंबर के 1 प्रश्न होते हैं। और शिक्षा सिंधु को आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि राधा, मनीष, राजेश और आशा 4 हैं जिन्होंने क्या किया, 137 कंचों को आपस में बांटना चाहा। यदि प्रत्येक के सामने समान संख्या में कंचे चाहिए तो हमें कंचों के कितने समूह और कितने कंचे जोड़ने होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कंचा कितना है, 137, और बच्चे कितने हैं, 4। तो क्या करेंगे, 137 को 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे, यानी 137 में 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, कितने कितने कंचे होंगे, 34, 34, 34 और 1 कंचा होगा क्या, एक्स्ट्रा। यानी आप 4 से 137 को भाग देंगे तो भागफल 34 आएगा। 1 कंचा एक्स्ट्रा है और हमें क्या करना है, सभी बच्चों को समान मात्रा में कंचे बांटने हैं। तो क्या करेंगे, अगर एक और कंचा रहता सभी के लिए तो सबको 35-35 कंचे मिलते। 1 कंचा तो है, तो हमें और कितना कंचा चाहिए, 3 और चाहिए। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि नीचे कुछ ग्रुप लिखे हुए हैं, उसमें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचानना है। ये तो आप सभी बचपन से ही पहचानते आएंगे, ये ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी समझ लीजिए कि वे विषम भिन्न जो होती है या फिर सम भिन्न, ये होता क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानते कैसे, एक बार फिर से याद कर लेते हैं इस चीज को। दोस्तों, कोई भी फ्रैक्शन जो रहता है, जैसे मान लीजिए ये एक फ्रैक्शन है, इसमें क्या होता है, 2 भाग होता है, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फिर क्या करते हैं, अगर ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है वो नीचे वाले से छोटा रहे तो वो फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्योंकि फ्रैक्शन होता क्या है दोस्तों, कि ऊपर में जो भी लिखी रहे उसको नीचे वाला क्या दर्शाता है कि इतने भाग में बांट रहा है। जैसे 2 को 5 भाग में बांटा जा रहा है, 1 को 5 भाग में बांटा जा रहा है। यानी हमेशा याद रखिए, अगर ऊपर लिखा हुआ अंक नीचे लिखे हुए अंक से छोटा रहे तो वो फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और वहीं ऊपर लिखा हुआ अंक नीचे लिखे हुए अंक से बड़ा रहे तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। हमेशा याद रखें इस बात को। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ऊपर छोटा है, यानी इन दोनों में क्या, ये दोनों क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। सम भिन्न है, हमें विषम भिन्न पहचानना है। ये भी नहीं होगा आंसर और ये भी नहीं, तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, क्योंकि इसमें 7 भी 5 से बड़ा है और 4 भी 3 से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे आफ्टर फैक्टराइजेशन जो हमें प्राप्त होगा अभाज्य गुणनखंड,
उन सभी का योग बताना है। तो आप सभी को गुणनखंड निकालने तो बहुत ही आसानी से आता होगा। तो अगर हम निकालें इस अंक का गुणनखंड तो कितना निकल के आएगा, चलिए इसे निकाल के ही देख लेते हैं। आप भी साथ में निकालते जाएं। ये तो आप लोग नहीं भूले होंगे अभी तक निकालना, भले ही आप बहुत दिन से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, घर के कामों में लगे हो, फिर भी ये निकालना शायद नहीं भूले होंगे। अगर भूल भी गए तो एक बार फिर से अच्छे से सीख लें। तो इसे मैं ऐसे निकाल रही हूँ यहाँ पे इसका, फिर आगे 3 से एक बार और होगा 3 8 5। अब ये 3 से नहीं कट रहा है, अब किससे काटेंगे इसको, 5 से। 5 से बन जाए, फिर 5 से बन जाए 35, फिर 7 से। ये हो गया क्या, गुणनखंड। इसका गुणनखंड है ये। अब हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों का योग पता करना है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से है, 2 3 5 7 और 11। बहुत ही आसानी से क्या करना है, इन सभी को ऐड कर लेना है, बस यही है इसका आंसर। इन सभी को ऐड करेंगे 28 आएगा, 28 आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं। और ये बहुत ही मुश्किल नहीं है, पेपर 1 का मैथ बहुत ही इजी आता है। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि मोहन के पास कुछ टॉफियां हैं। तो हम मान लेते हैं कि मोहन के पास x टॉफी है। उसने क्या किया, उसका 1/3 पार्ट अमर को दे दिया। तो अमर को x का 3 पार्ट दे दिया, फिर अकबर को x का 4 पार्ट दे दिया, फिर एंथनी को x का 6 पार्ट दे दिया और चरणप्रीत को x का 12वां पार्ट दे दिया। इन सभी को देने के बाद अभी भी मोहन के पास दर्जन टॉफियां बची हुई है। तो एक दर्जन में कितने होते हैं दोस्तों, 12। एक दर्जन में 12 टॉफियां होती है। तो एक दर्जन टॉफी अभी भी मोहन के पास बचा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोहन के पास शुरुआत में कितनी टॉफियां थी, यानी हमने जिसे x माना है वो x कितना है ये निकालना है। तो देखिए x तो हमने पूरा माना और उसके बाद इतना मोहन ने खर्च किया और इतना इसके पास बचा हुआ, यानी x कितना है, इस सभी का योग जो होगा वही होगा x। तो चलिए इसे हम जोड़ के देख लेते हैं क्या होगा, इसका x का वैल्यू क्या आएगा ये जल्दी से हम पता कर लेते हैं। +3x +2x +x और ये रहा 12। अब क्या करें, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 10x/12। इसे ले जाएंगे इस तरफ x की तरफ, तो क्या होगा, ये x से माइनस कर देंगे इसको और इधर बचा कितना, 12। फिर 12x - 10x/12 इज इक्वल टू कितना है, 12 लिखा हुआ है। यानी क्या होगा आगे, 2x इज इक्वल टू 12। इसे इधर ले जाएं तो इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 गुने 12। तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, x की वैल्यू आई 12 इंटू 12 बाय कितना, 2। ये यहाँ पे इंटू लिखा हुआ है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं 72/12। ये आएगा हमारे पास आंसर, यानी कितना 72/12 में यहाँ पे, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 72 और हमें आंसर निकालना है कितना, दर्जन में। तो एक दर्जन में 12 होते हैं, इसलिए हमें डिवाइड कर दिया 12 से। तो हमारे पास कितना आंसर आया, 6 आंसर आया। आप आराम से खुद से एक बार फिर से पूरा, जब एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कोशिश करें कि इन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर ले खुद से बनाने का। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 3 क्रमागत संख्याएं जो कि प्राकृतिक संख्या है, उसका योगफल जिस संख्या से सदैव विभाजित होगा वो क्या होगा। यानी 3 जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्या, यानी कोई भी संख्या लगातार लिखी हुई, ऐसा मैं पिछले वीडियो में बताई थी। जैसे कोई भी संख्या कहीं से भी ले ले, लगातार लिखी हुई संख्या को कहते हैं क्रमागत संख्या। तो कोई भी 3 प्राकृतिक क्रमागत संख्या का योगफल, यानी किसी भी 3 नंबर को जो कि सीरियल में हो, उन तीनों को जोड़ देंगे तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो चलिए लेते हैं 1, 2 और 3, ये 3 संख्या ले लिए। इस तीनों को जोड़ के कितना आएगा, 6 आएगा। 6 किससे डिवाइड होता है,
2 से भी होता है, 3 से भी होता है, तो ऑप्शन में 7 और 5 तो नहीं होगा। फिर आगे एक और संख्या ले लेते हैं, 2, 3, 4। आप कोई भी 3 ले सकते हैं, कहीं से भी 3 ले सकते हैं, जैसे 82, 83, 85 कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटी संख्या लेके दिखा रही हूँ ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। अगर इन तीनों को ले ले तो इस तीनों को जोड़ के कितना आएगा, 9। 9 किससे डिवाइड होगा, बस 3 से, 2 से नहीं होगा, यानी 2 भी नहीं होगा। फिर एक और लेके देख लें कि क्या 3 होगा ही। 3, 4 और 5 को ले लेते हैं, तो इस तीनों को जोड़ के कितना होगा, 12 होगा। 12 हमेशा क्या होगा, देखिए ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा था, ये 3 से भी और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए कौन सा आंसर सही होगा। अगर कोई भी 3, आप हमेशा याद भी रख लें कि कोई भी 3 प्राकृतिक क्रमागत संख्या रहे वो हमेशा 3 से डिवाइड होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि 6 से डिवाइड होने वाला ये एक नंबर है, ये 6 डिजिट का एक नंबर है जो कि 11 से डिवाइड होता है, और ये 5 डिजिट का एक नंबर है जो कि 9 से डिवाइड होता है। तो इन के स्थान पे y और x जो लिखा हुआ है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है आपको, और फिर यहाँ पे डाल के इसकी वैल्यू निकालनी है। हिंदी में भी क्वेश्चन को समझ ले कि यदि 6 अंकों की क्रमागत संख्या जो कि ये लिखी हुई है, ये 11 से विभाज्य है और 5 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य है, तो इसका क्या मान होगा। तो सबसे पहले आप समझ जाएं कि एक नियम होता है विभाज्यता संबंधी नियम, उसमें बताया गया है कि 11 से अगर कोई भी संख्या डिवाइड हो तो कैसे पता करें कि ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसलिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या संख्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले क्या किया जाता है कि सम ऐसे विषम स्थान पर लिखी हुई संख्या को ऐड कर लिया जाता है, और फिर यहाँ पे 7 के बाद 8 है। क्या करेंगे, पहले 2, 6 और 8 को एक जगह ऐड कर लेंगे, फिर 4, 7 और x को एक जगह ऐड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, अगर हम ऐड करें इसको तो हमारे पास आएगा कितना, 16, और इसे ऐड करें तो आएगा 11 प्लस x। तो नियम है दोस्तों कि इन संख्या को ऐसे ऐड करने के बाद सम स्थान के अंक को एक जगह और विषम स्थान के अंक को एक जगह ऐड करने के बाद जितना भी हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसमें से 16 में से x, इसको 11 प्लस x को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या होना चाहिए, वो 11 से उसमें भाग लगना चाहिए, यानी 11 से वो डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे माइनस करें 16 में से 11 प्लस x तो हमारे पास कितना आएगा आंसर 5। अगर 16 में से 11 बस घटाए तो कितना आएगा 5 आएगा। यानी मान लीजिए x की जगह पे 5 लिखा रहता, x की जगह पे 5 लिखा रहता तो यहाँ पे कितना रहता 16 रहता। 16 में से 16 अगर माइनस करते तो 0 आता, और 0 तो आराम से 11 से डिवाइड हो सकता है 0 टाइम्स में। तो यानी कितना चाहिए 5 चाहिए, x की जगह पे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 5। अगर आप चाहें तो x की जगह पे 5 लिखें, यानी 2, 4, 6, 7, 8, 5 लिख करके चेक कर सकते हैं कि 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अब देखिए 9 से विभाज्यता संबंधी नियम आप बहुत पढ़े होंगे, बहुत जानते होंगे, लेकिन मेरे एक टीचर है जो कि बहुत ही इजी एक तरीका समझाया है, जो कि मैं आप लोगों को आज समझाने जा रही हूँ। कैसे किया जाता है दोस्तों, 9 से अगर डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, ऊपर लिखा हुआ जितना भी अंक है उस सबको ऐड करेंगे और 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो उसे माइनस करते जाएंगे। जैसे देखिए 6 और 3 है, 6 और 3 को ऐड करें 9, ये 9 से कट गया। 7 और 1 को ऐड किए कितना आया 8। अगर एक और रहता तो ये भी 9 पूरा हो जाता, तो ये भी 9 से कट सकता था। तो यानी y के जगह पर अगर हम 1 लिख दे तो 7 प्लस 1 कितना होगा 8, और 8 प्लस 1 कितना होगा 9, यानी ये भी 9 से कट जाता। तो y के जगह पर कितना होना चाहिए था 1 होना चाहिए था। आप चाहें तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। फिर से ये जो नई संख्या बनी है 3, 6, 7, 1 और 1, इस संख्या को 9 से डिवाइड करके देख सकते हैं कि क्या पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है, और इस तरीके को आप फॉलो करें। बहुत इजी तरीका है ये 9 से विभाज्यता संबंधी नियम का। अब y की जगह पे x की जगह पे कितना आया है 5, और y की जगह पे कितना आया है 1। अब हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है x प्लस वाई
बाय x माइनस वाई, यानी 5 + 1 बाय 5 - 1, 5 + 1 6, 5 - 1 4, यानी कितना आया 3/2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि इसमें से सबसे और जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, ऑक्टाहेड्रॉन, क्यूब, टेट्राहेड्रॉन और पेंटागोनल प्रिज्म। तो इसमें से आप सभी जानते ही होंगे कि पेंटागोनल प्रिज्म, पंचभुजाकार प्रिज्म जो है वो इन तीनों से अलग है। क्यों अलग है? अगर जानते हैं तो कमेंट में बताएं, अगर जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में जरूर पूछिएगा आप। और पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी समकोण पर काटते हैं। तो कौन सा वो चतुर्भुज है जिसके विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं? तो दोस्तों वर्ग जो है इसकी क्या होती है, चारों भुजा बराबर होती है, जिसके कारण इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। यानी वर्ग के तो काटते हैं, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ध्यान दे। फिर समचतुर्भुज जो होता है इसके विकर्ण भी एक दूसरे को, रोम्बस जो होता है इसके विकर्ण भी एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि इसका भी साइड बराबर रहता है। फिर पतंग यानी काइट जो होता है इसके भी एक दूसरे के समकोण को, एक दूसरे के विकर्ण को 90 डिग्री पे डिवाइड करते हैं। बस आयत यानी रेक्टेंगल जो होता है इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर डिवाइड नहीं करते हैं। विकर्ण इस प्रकार से होता है, एक तरफ इसकी लंबाई रहती है और एक तरफ चौड़ाई, और ये कभी भी अपने विकर्ण को 90 डिग्री पर डिवाइड नहीं करता है। 90 डिग्री से कभी ज्यादा, एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम रहता है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। और ये चीज याद रखने लायक चीज है, तो याद रखें इस चीज को। फिर अगला क्वेश्चन देखें कि यदि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मैं बताने के लिए आपको बता दूं कि अगर किसी भी वर्ग का जो भुजा रहता है उसको 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाता है तो उसका एरिया जो होता है, उसका क्षेत्रफल जो होता है वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है। लेकिन समझते हैं कि ये कैसे बढ़ता है। मान लीजिए कि एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है, 1 सेंटीमीटर है उस वर्ग की भुजा, तो उस वर्ग का एरिया कितना होगा? वर्ग का एरिया कैसे निकाला जाता है? साइड स्क्वायर करके, यानी 1 सेंटीमीटर उसका साइड है तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब भुजा को क्या करते हैं? 2 गुना कर देते हैं। अगर 1 का 2 गुना कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। फिर 2 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर आया था और 2 गुना करने पे 4 सेंटीमीटर आया, यानी कितना हुआ? 4 गुना हो गया क्षेत्रफल, जो कि मैं आपको पहले बताई हूँ। इसे एक और उदाहरण से समझे। मान लीजिए पहले 2 सेंटीमीटर था और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर भुजा को 2 गुना बढ़ा देते हैं, भुजा को कर देते हैं 4 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा, साइड का स्क्वायर, यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर देखिए 4 सेंटीमीटर पहले था, 2 गुना करने पे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कितना हो गया? 4 चौका 16, 4 गुना ज्यादा हो गया। तो आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि 4 गुना हो जाता है। हमेशा याद रखें इस चीज को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिस्किट का एक छोटा सा पैकेट जो है उसका आकार यहाँ पे लिखा हुआ है। एक थोक विक्रेता है ऐसे छोटे पैकेट को एक बड़े बक्से में पैक करना चाहता है जिसकी आंतरिक मापन क्या है? इतनी दी हुई है। इस बक्से में कितनी बिस्किट को पैक किया जा सकता है? तो मैं आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन हर एक दिन के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। कैसे सॉल्व करना है? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बस क्या करना है, ये मीटर है, सारा सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, ये दोनों मीटर में, इसे भी क्या करेंगे हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो 0.5 को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना होगा दोस्तों? 0.5 को अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना होगा? 50 होगा। यानी 0.5 को ऐसे करते हैं इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 50 होगा। 50
सेंटीमीटर इंटू 25 मीटर को फिर से सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना होगा 25 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर तो है ही लिखा हुआ। ये इतना क्या है, बड़े बक्से का आकार है। और छोटे बिस्किट के पैकेट का आकार कितना है 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें छोटे पैकेट के बिस्किट के आकार को बड़े बक्से के आकार से डिवाइड कर देना है, तो आसानी से हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितने बिस्किट रख सकते हैं इसमें। तो इसे डिवाइड कैसे करेंगे, इसे आप डिवाइड करके खुद से देख लें। 5 6 2 12 और ये 25, यानी 25 इंटू 5 कितना होगा 125। क्या आंसर होगा 125, यानी 125 पैकेट इस माप वाले बक्से में आ सकते हैं, ऐसे पैकेट। ये हुआ इसका आंसर। हर एक दिन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एकदम सॉल्व करके ये क्वेश्चन आना है। अगला प्रश्न है कि किसी भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखें कि किसी भी भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक सतह होती है, उस सतह के क्षेत्र द्वारा घेरी हुई जगह को क्या कहते हैं, उस भाग का क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए कोई सड़क है और इस सड़क के द्वारा जितनी भी जमीन घेरी गई है, जितना भी क्षेत्र घेरा गया है, वो कहेंगे इस सड़क के टुकड़े का क्षेत्रफल। उसके परिमाप से कभी ज्यादा सदैव ज्यादा होता है, ये सही नहीं है। ना ही इस सूत्र के द्वारा हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र के द्वारा क्या करेंगे, बस रेक्टेंगल आकार का जो क्षेत्र होगा उसी का हम ज्ञात कर सकते हैं क्षेत्रफल, तो ये भी सही नहीं होगा। सदैव लंबाई और चौड़ाई को गुना करने से भी नहीं ज्ञात किया जा सकता है। 2 × L + B से हम पेरीमीटर ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। लंबाई और चौड़ाई से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं किस चीज का, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल आकार का जो भी चीज होगा, आयताकार जो भी चीज होगा उसका। तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की परिभाषा होगी एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरी गई जाने वाली जगह का माप होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि 60 लीटर 750 मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है, तो ऐसे 17 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी। जैसा क्वेश्चन अभी सॉल्व किए बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बोतल की संख्या लिखी हुई है, आपको बोतल का माप पता करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, बक्से का माप लिखा हुआ था, बिस्किट के पैकेट का माप लिखा हुआ था और संख्या प्राप्त करनी थी। यहाँ संख्या लिखी हुई है, इसका माप प्राप्त करना है। तो कितना है 60 लीटर 750 मिलीलीटर और बोतल की संख्या कितनी है 27 बोतल से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा संख्या एक बोतल में कितना, इसे आप करके देख लें। ये हो गया क्या, एक बोतल का माप हो गया कितना 2 लीटर 250 मिलीलीटर एक बोतल में आता है। तो 17 बोतल में कितने दूध आएंगे दोस्तों, इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या आंसर आएगा 38 लीटर 250 मिलीलीटर। आप ये सब सॉल्व करके खुद से देख लें। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में एक सीक्वेंस लिखा हुआ है जिसमें कुछ 2 मिसिंग नंबर है, वो आपको पता करने हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या सीक्वेंस लिखा हुआ है 0 1 1 2 3 5 8 13 यहाँ लिखा हुआ है 0 1 1 2 3 5 8 13, फिर एक खाली है लुप्त संख्या है, फिर 34 55 और फिर एक खाली संख्या। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या सीक्वेंस बन रहा है, देखिए 0 को 1 से ऐड किए कितना आया 1 आया, फिर 1 को 1 से ऐड किए कितना आया 2 आया, फिर 1 को 2 से ऐड किए कितना आया 3 आया। ऐसे ही करते जाएंगे, 3 को 2 से ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 को 3 से ऐड करेंगे 8 आएगा, फिर 5 को 8 से ऐड करेंगे 13 आएगा, फिर 8 को 13 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 में अगर 13 ऐड करें तो आएगा 21। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, फिर भी आगे करके देख लें। 13 को 21 से ऐड करेंगे 34 आएगा, 34 और 21 को ऐड करेंगे 55 आएगा, और 34 और 55 को अगर ऐड करें तो आएगा 89, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाली एक घन है, यानी एक क्या है, एक क्यूब है। क्यूब कैसा होता है आप सभी को पता ही होगा। एक ऐसा क्यूब है मीनू के पास, कितने सेंटीमीटर भुजा वाली, 1 सेंटीमीटर भुजा वाली। ठीक से नहीं बन पाया मेरे से। ये एक क्यूब है जिसकी भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। वह अपने बक्से में ऐसे 30 घन रख सकती है। तो यानी उसके बक्से का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ऐसे 30 घन रख सकती है, तो 30 सेंटीमीटर क्यूब होगा उसका वॉल्यूम उस बक्से का। उसका माप नहीं लिखा हुआ है कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये कुछ लिखा हुआ नहीं है। आगे देखते हैं कि यदि महिमा के पास एक घनावकार पासा है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो वह मीनू के बक्से में ऐसे कितने पासे रख सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। एक पासा का कितना है, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये अगर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इस बक्से में पता करना है कि कितना रख सकते हैं, यानी एक जैसा तीसरा क्वेश्चन देख लें। बक्से का वॉल्यूम कितना था, 30 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन में दे रखा है। एक पासे का वॉल्यूम कितना है, 2 सेंटीमीटर क्यूब। 2 सेंटीमीटर क्यूब, हमें नंबर निकालना है कितने पासे रख सकते हैं, यानी इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना आया आंसर, 15, यानी 15 पासे ऐसे रख सकते हैं इस बक्से में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और आज का ये लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। मैथ के पेडागोजी के क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच का अनुपात लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात होगा 3/2। ये आंसर है इसका, खुद से सॉल्व करके देखिए, कुछ अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करें आप लोग। इसे क्या करिएगा आप, इस अनुपात को x और 5x मान लीजिएगा, यानी आप आयत की चौड़ाई जो है वो मान लीजिएगा x और आयत का जो परिमाप है वो मान लीजिएगा 5x। फिर परिमाप कैसे निकाला जाता है रेक्टेंगल का, 2 × L + B। ठीक, यहाँ से आप लेंथ निकालें, फिर लेंथ और ब्रेथ का अनुपात निकालें, आंसर आएगा 3:2। खुद से निकाल के देखिए, अगर नहीं निकले तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पेडागोजी के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास को। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े रहें, 2022 की बेहतरीन तैयारी करते रहें।